स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। आज फिर से एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ आप सभी के बीच में है और ये अपडेट जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके दी गई है। एलएससी पेट परीक्षा के बारे में काफ़ी अभ्यर्थियों को इंतज़ार था। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो पेट परीक्षा का फॉर्म है वो कब आएगा। पेट जो है वो नहीं हो पाया और 2025 में पेट का फॉर्म जो है अभी भरे जाने के लिए कसमोकस चल रही थी। इसी बीच में आयोग ने पेट परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है और इस पेट परीक्षा के लिए कैसे आपको आवेदन करना है, इस बार के पेट में क्या बदलाव हुआ है, क्योंकि बदलाव जो हुआ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें उसमें बदल गई हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले आपसे देखते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं पेट में बहुत ही खास है और किन चीज़ों को इस बार पेट में थोड़ा सा बदला गया है जो अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद भी है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें एक अरसे से इंतज़ार था कि कैसे पेट परीक्षा इस बार होगी, फॉर्म कब आएंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और इस लंबे इंतज़ार के बाद आयोग ने पेट परीक्षा का जो आवेदन है उसकी प्रक्रिया, उसकी परीक्षा तिथि और जो भी चीज़ें हैं उसको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए जाननी जरूरी है इस बार के पेट में, क्योंकि पेट में कुछ चीज़ें जो हैं बदली हैं और जो बदलाव है वो आपको जानना जरूरी है। क्या बदला है वो सबसे पहले हम देखते हैं। पहले तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन जो है परीक्षा 2025 यानी कि 2025 की पेट परीक्षा ये है और आपको बता दें कि इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। जितने भी विद्यार्थी हैं जो भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हो, चाहे आप लेखपाल की तैयारी करते हो, चाहे आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी करते हो या अलग अलग पेट परीक्षा के थ्रू जिनमें आवेदन मांगा जाता है, चाहे होम्योपैथ फार्मासिस्ट की ही बात करें, अभी हुआ है परीक्षा, उसका परिणाम आना बाकी है, स्टोर कीपर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनके लिए आपको आवेदन करने से पहले पेट परीक्षा का स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी है। तो पिछले परीक्षाओं में क्या होता था, आपके पास स्कोर कार्ड पेट का आ जाता था तो वो बस 1 साल के लिए वैलिड होता था। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी पे बात कर रहे हैं हम, 1 साल के लिए वैलिड होता था। लेकिन अब जो पेट फॉर्म आप भरोगे और जो स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, वो अब कितने दिनों के लिए वैलिड होगा उसको भी इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो फटाक से जो विज्ञापन निकल के आया उसे हम जानते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 2 मई यानी कि 2 मई को ये विज्ञापन जारी हुआ है और इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है आपको 14 मई से शुरू हो जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है 14 मई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन जो लिंक है वो खुल जाएगा। उसके साथ ही अंतिम तिथि भी यहाँ पे मेंशन की गई है, 17 जून को अंतिम तिथि है। 17 जून को आपको लास्ट डेट जो है रखा गया, 17 जून का लास्ट डेट है। 17 जून को आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आपको संशोधन के लिए 24 जून का डेट जो है निर्धारित किया गया है। इस बीच में आपको संशोधन कर देना है, जो भी गलतियां हुई हैं उसे सही कर देना है। दिमाग में आपको क्या रखना है, विशेष कथन क्या है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 जून है। इस तिथि के बाद कोई भी आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक शुल्क का समायोजन 17 जून 2025 तक अथवा उसके पश्चात विलंबवत 7 दिवस के अंदर अर्थात 24 जून तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए।
इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। आ रही समझ में बात कि ये जो पेट परीक्षा है इसके लिए अंतिम तिथि जो है 17 जून निर्धारित की गई है, और जब तक आप पूरा फॉर्म फिलअप नहीं कर देते, फीस पेड नहीं कर देते, पूरा वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक आप प्रिंट आउट जो है नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन आवेदन जो है अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता यानी जो प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है पेट 2025 हेतु आवेदन की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे तथा आयोग द्वारा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी को पता है, सभी ने पेट परीक्षा का फॉर्म भरा होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे होम्योपैथ की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आयुर्वेद फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हो, स्टोर कीपर की तैयारी कर रहे हो, या आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी परीक्षा हैं जिसमें पेट जो है प्रारंभिक अर्हता के रूप में आपसे मांगा जाता है, तभी आप जा करके उसमें भर्ती परीक्षा में फॉर्म भर पाते हो। ठीक है, तो ये द्विस्तरीय परीक्षा के रूप में लिया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो पेट हो गया और मुख्य परीक्षा जिस भर्ती परीक्षा में आप फॉर्म भरोगे उसकी परीक्षा देनी होती है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो है किसी भर्ती परीक्षा को भरने से चूक न जाए, इसलिए 2025 का जो भर्ती परीक्षा पेट जो है प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा है उसे आवेदन आप जरूर करिएगा और इसकी तैयारी भी कीजिएगा, बढ़िया से स्कोर भी आप करें, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। और आप इससे रिलेटेड बहुत सारी भर्तियां जो है आने वाली हैं हाल फिलहाल में। अभी आप देखें तो आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती जो है रुकी हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में वो भी भर्ती जो है जब सारी चीज़ें उसकी क्लियर हो जाएंगी तो जल्दी ही उसकी भी मुख्य परीक्षा हो जाएगी और 2025 जो पेट दिए रहेंगे उनको अगली भर्ती में जो है आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसलिए जिन्होंने पेट नहीं दिया था उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस पेट परीक्षा में आप आवेदन जरूर करिए। ठीक है, अगला अगर देखें तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। यह भी चीज दिमाग में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हम आपको बता रहे थे, इसमें बदलाव हुआ है वो भी एक बार आप दिमाग में रख लीजिए। क्या है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 यानी कि 28 अप्रैल 2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा। यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जैसे होती आ रही थी उसी तरह होगी, हर साल पेट परीक्षा कराई जाएगी, हर साल होगी। लेकिन एक बदलाव क्या हुआ है, परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होंगे। बस एक चीज बदला है कि जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। आ रहा समझ में? तो जो लोग 25 में एग्जाम देंगे उनका स्कोर आने वाले 3 साल तक वैलिड होगा। अगर नहीं भी 3 साल तक वो देते हैं तो चल जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उन्हें अगले साल तो देना ही पड़ेगा। तो दिमाग में रखिएगा, हर साल 1 साल की ही वैलिडिटी होती थी। अंक जो तालिका है, अंक स्कोर है उसका, अब से 3 साल तक ये जो है वैलिड रहेगा। तो आप लोग दिमाग में रखिए कि 3 साल तक वैलिडिटी आपको इस परीक्षा में प्राप्त अंक का दिया जा रहा है। किसी विज्ञापन के आयोजन के समय 1 से अधिक प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर वैध होने की दशा में अभ्यर्थियों को तत्समय धारित वैध सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मान लीजिए किसी ने हर साल दिया और 3 साल की वैलिडिटी है, लेकिन वो हर साल दे रहा है और जिसमें ज्यादा स्कोर उसका हुआ है उस स्कोर कार्ड के हिसाब से ही उसका चयन किया जाएगा। ये भी आयोग का साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना है। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि अगर आप हर साल दे रहे हैं और आपका स्कोर अगर अच्छा है और किसी अभ्यर्थी ने अच्छा स्कोर किया है अलग अलग पेट परीक्षा में, तो जो
शानदार स्कोर होगा उसके द्वारा चयन जो है किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग उनके धारित प्रारंभिक अर्हता प्राप्त व सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंकों के आधार पर की जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला अगर देखें, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में आवेदन करने प्रतिभाग करने अथवा उनके परिणाम स्कोर कार्ड निर्गत होने के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन पर विचार किए जाने हेतु कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी साफ साफ कहा गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जैसे ही भर्ती आती है तो रीट डाल के कोर्ट में चले जाते हैं, हर भर्ती में टांग अड़ाते हैं। तो ऐसा नहीं है। फिर से देखिए, आयोग ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि बिना पेट परीक्षा के, बिना पेट स्कोर कार्ड के जो है किसी भी भर्ती में जो है चयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। या आप बस पेट परीक्षा पास हो तब भी आपका ऐसा नहीं है कि आपको किसी भर्ती परीक्षा के लिए चयनित कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी परीक्षा अलग होगी। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण देख लीजिए। अधिनियम 2014 की धारा 2 में निम्नवत उल्लेख किया गया है, जिसमें समूह ख यानी कि ग्रुप बी से निम्न समूह ग के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिनके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं। सचिवालय के सभी पद भी जो है ये पेट के अंतर्गत ही होंगे और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी भी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ग के पदों पर भी लागू होंगे। परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती है। देखिए, ये तो कहा जा रहा है कि जितना है आयोग के अंतर्गत जो चीजें आ रही हैं, जैसे समूह ग और समूह ग की जो पद हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो आयोग के कार्य क्षेत्र से उन पदों को हटा करके अपने तरीके से भी भर्ती करा सकती है, ये भी कहा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसको दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। एक बार नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5 भागों में बांट दी गई है। पहला, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दूसरे पार्ट में क्या करना है, फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। तीसरे में क्या करना है, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना है। और चौथे में फीस भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। और लास्ट में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लेखा जोखा था वो ये है कि इस तरीके से आपको इसे भर लेना है। अब अगर आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर हम देखें, सिलेबस के अंतर्गत या क्या चीज़ें इसमें चेंज हुई हैं, क्या चीज़ें नहीं बदली हैं, उसको भी अगर देख लिया जाए तो एक चीज़ स्पष्ट हो जा रही है जो कि इस प्रकार है, देख सकते हैं। पंजीकरण में हमने बता ही दिया है कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद से फ़ोटो वगैरह सबमिट करना है। फ़ोटो तथा हस्ताक्षर के लिए भी थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या है, अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए। कैसे फोटो होना चाहिए, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक छाया नहीं। ऐसा नहीं कि फोटो खूब डेंट पेंट करा करके उसके बाद से निकाल करके दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखना चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर के ऊपर तक का चेहरा पूरा साफ दिखना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे कान तो साफ दिखते हों, ऐसा फोटो आपका होना चाहिए। चश्मा पहनने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई काला चश्मा लगा करके जा करके फोटो खिंचा ले तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। कैमरे पर नज़र सीधी होनी चाहिए, सीधा आपको देख करके ऐसा फोटो। ये फोटो के लिए पूरा स्पेसिफिक एक जो है लिखित में एडवाइजरी दे दी गई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी जाके हाफ पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप ले करके प्रेजेंट टाइम का, और तब जा करके उसको दे सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है कि फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया, उसको भी आप दे सकते हो, लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया फोटो के लिए। उसके बाद से फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना, डिक्लेरेशन है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा खुद। शुल्क भुगतान भी है, शुल्क आप ऑनलाइन पे करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है तो जैसे सब फॉर्म भरे जाते हैं उसी तरह के हैं। फीस क्या है वो देख लेते हैं, फीस में बदलाव हुआ है कि नहीं। तो देखिए, आवेदन शुल्क क्या है, अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 160 रुपये, पिछड़े के लिए 160, अनुसूचित जाति 70, अनुसूचित जनजाति 70 रुपये, दिव्यांगों के लिए कोई फीस नहीं है।
ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस सभी को देना है 25 रुपये, जो कि दिव्यांगजन के लिए भी है 25 रुपये फीस इन्हें भी पेड करना पड़ेगा, और 25 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस सभी को इसमें देंगे। तो 160 प्लस जोड़ लीजिएगा, जो भी होगा फीस वो आपको पे करना ही होगा हर हाल में। बिना फीस पेड किए एप्लीकेशन मान्य नहीं होगा, ये सभी को पता है। संशोधन के लिए 24 तारीख का डेट दिया गया, 24 जून तक आप संशोधित करके अपने फॉर्म को जो भी गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं। और जो लिखित परीक्षा है जैसे होती आई है उसी तरह होगी, 2025 में ही परीक्षा कराई जाएगी। और वैधता यहाँ पे फिर से एक बार हम आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश शासन क्रमिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, ये हमने बता दिया है कि जो अर्हता है इसकी स्कोर की वैधता होती वो बढ़ गई है। तो ये दिमाग में आप अपने रखिएगा। कितने समय तक रहेगा? जब आपका स्कोर कार्ड जब रिलीज हुआ रहेगा उस डेट से लेकर के 3 वर्ष तक ये वैलिड होगा। और भी चीज़ें जो हैं आप इसको नोटिफिकेशन के अंतर्गत देख लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें सम्मिलित की गई हैं। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है जो आपको जानना जरूरी है, आपका पाठ्यक्रम, पेट का पाठ्यक्रम। तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जैसा आपका पाठ्यक्रम था उसी तरह का पाठ्यक्रम है। 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 2 घंटे की समयावधि होगी। अगर देखा जाए तो कितने विषय इसमें सम्मिलित हैं? सबसे पहले भारतीय इतिहास से आपको 5 नंबर के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। भारतीय इतिहास से 5 नंबर का प्रश्न पेट में पूछा जाएगा। भारतीय इतिहास से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए गए, सिलेबस में कौन कौन से पार्ट जो है मेंशन है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं हो सकती हैं। मौर्य वंश, सम्राट अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये पॉइंट्स भी आपको भारतीय इतिहास में दिख सकते हैं। उसके बाद से 5 नंबर का आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, 5 नंबर का होगा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका भी आपको इससे रिलेटेड भी जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने होंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी ये डिटेल में आपको पढ़ना होगा। 5 ही नंबर है लेकिन डिटेल में आपको पढ़ना होगा। भूगोल, ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आपको देखना है, जिसमें नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेषकर जितने भारत में हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल ये भी पढ़ना है। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, ये भी आपको दिमाग में रखना है, पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगर देखें, इंडियन इकोनॉमी, तो ये भी 5 नंबर का आपको पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991 तक जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, इसमें भी आएंगे। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार जिसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। जीएसटी तो नया है लेकिन इससे भी रिलेटेड प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे। वर्ष 2014 से जीएसटी जो है लागू हुआ, इसमें क्या क्या चीजें हुई इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपको आएंगे, वो भी 5 नंबर के होंगे। उसके बाद से भारतीय संविधान से प्रश्न बनेंगे। टॉपिक कौन कौन से हैं जिसको आपको पढ़ने हैं भारतीय संविधान में? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं, ये आपको तैयार करना है। 5 नंबर का ये भी होगा। फिर उसके बाद से आप आ जाइए, हिस्ट्री छोड़ दीजिए, उसके बाद से आप आएंगे जनरल साइंस में, जिसमें
भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान। अब ये मत सोचिएगा कि नहीं हम 8 तक के विज्ञान को पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कभी कभी विज्ञान प्रारंभिक देकर के टफ लेवल का भी उठा लेता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। पढ़ना है तो टोटली डीप में पढ़ना है, अच्छा स्कोर कार्ड चाहिए तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, सब चीज पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। समय एग्जाम के लिए 5 से 6 महीने का आपको मिलेगा, समय है आपके पास, लेकिन तब भी पढ़ाई तो जरूरी है। और उसके बाद से आपको प्रारंभिक अंकगणित पढ़ना है, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक, घात और औसत, यानी कि 10th क्लास तक का आपको मैथ तो आना ही चाहिए, जिसमें ये पार्ट जो है ज़्यादातर विशेष हैं और 5 नंबर के इससे भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद से आप हिंदी में आ जाइए, सामान्य सी हिंदी है, लेकिन जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संधि पढ़ना है, विलोम पढ़ना है, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग जो है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, जिसमें गद्य और पद पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ये भी 5 नंबर का होगा, इससे भी 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे। अंग्रेजी भी देख लीजिए, अंग्रेजी को क्यों छोड़ देंगे, इसमें अंग्रेजी भी आएगी, जिसमें अंग्रेजी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जितने भी पोर्शन हैं सब आपको जानना जरूरी है। उसके बाद से अनसीन पैसेज होंगे, अपठित गद्यांश से आधारित प्रश्न भी होंगे, वो भी 5 नंबर के ही होंगे। उसके बाद से तर्क एवं तर्क शक्ति होगी, 5 नंबर के इससे भी होंगे। बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न और अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण एवं निर्णय, ये भी 5 नंबर का होगा। ये टफेस्ट हिस्सा है आपके सिलेबस का, बहुत कठिन हिस्सा है, लेकिन उसे भी हमें देखना होगा। सामायिकी देखेंगे, भारतीय एवं वैश्विक सामायिकी के अंतर्गत आपको 10 नंबर, ये ज़्यादा ऐसे पोर्शन हैं जिनसे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, 10 नंबर का ये हिस्सा है। उसके बाद से आप सामान्य जागरूकता में आ जाइए, जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, भारत के पड़ोसी देश। उसके बाद से देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद से आप सिलेबस में बढ़ते जाइए, देखिए कितना ब्रॉड सिलेबस है। 15 पॉइंट्स अगर देखें तो अलग अलग 15 जो है सिलेबस को 15 पार्ट में डिवाइड किया गया, देख लीजिए। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद से 13वें नंबर में देखिए अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये भी 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का। प्रत्येक पर 5 प्रश्न, हर गद्यांश पे 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 गद्यांश आपको मिलेंगे जिसमें 5 प्रश्न होंगे, तो मतलब 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न 10 नंबर के, यानी कि ये देख सकते हैं अपने हिसाब से। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। तो यहां से देख सकते हैं कि 10-10 नंबर के जो पार्ट हैं उस पर अगर आप ज़्यादा मेहनत कर दें तो बहुत अच्छा आप गेन कर सकते हो। बाकी विषय जो है वो जनरल से है, लेकिन जनरल सा बस सुनने में आ रहा है, पढ़ने में तो मेहनत बहुत सारा करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। देख सकते हैं एक चीज मेंशन भी है, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 10th और 12th लेवल तक का आपका इसमें पूछा जाएगा। 10th और 12th लेवल तक का हार्ड जो लेवल है वो NCERT के स्तर का होगा। तो NCERT की किताबें अगर आपके पास हों तो पढ़ सकते हैं। और आपको बता दें आयुर्भास्कर ऐप पे UPSSC पेट की जो अर्हता परीक्षा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा है, उसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से पहले से ही कराई जा रही है और ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाए गए हैं और हमारे यहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो आपको अच्छे तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो आप प्ले स्टोर पे चले जाइए, आयुर्भास्कर ऐप जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। आपको बता दें कि हमारा जो ऐप है स्पेसिफिक है वो अब आपको विंडोज़ में भी आ गया है। आप चाहें तो अपने लैपटॉप PC में भी आप हमारा ऐप जो है इंस्टॉल करके वहाँ से आप अपने लैपटॉप PC में भी अपना जो कोर्स है वो परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। जेन्युइन फीस रखी गई है, अच्छी तैयारी आपकी होगी।
इसमें निगेटिव मार्क भी है, तो ध्यान में रखना है, गलतियां नहीं होनी चाहिए, तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा, तभी जा करके आप अगर सही तरीके से तैयारी नहीं करते हो तो पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका जो स्कोर कार्ड है वो खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपके इस पेट के नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें थी और जो थी महत्वपूर्ण थी, और जितना बताया गया महत्वपूर्ण बताया गया। जो भी स्टूडेंट अभी तक पेट परीक्षा के बारे में अनभिज्ञ है वहाँ तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और भी जो हमारे इम्पोर्टेंट जो अपडेट हैं, जो डेली भर्तियों से रिलेटेड अपडेट आपको दिए जाते हैं, हमेशा जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है करेक्ट दी जाती है, इन सभी अपडेट से रूबरू होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पे हमारे अलग अलग सोशल अकाउंट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से लिंक क्लिक करके हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए ताकि आप हर एक इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रहें। अगर आपको तैयारी करनी है मेडिकल फील्ड से किसी भी भर्ती परीक्षा की, चाहे वो जीएनएम की भर्ती परीक्षा हो गई, स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा हो गई, या आपका स्टाफ नर्स का रेगुलर कोर्स है, आयुर्वेद से रिलेटेड अगर आप विद्यार्थी हो, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या होम्योपैथ से रिलेटेड भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हो, या अलग अलग फील्ड में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो बहुत ही अच्छे स्तर की जो पढ़ाई है आपको हमारे ऐप पे कोर्स के द्वारा कराई जा रही है। तो आप ज़रूर एक बार आयुर्भास्कर ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कीजिए और वहाँ पे हमारा कोर्स और कोर्स स्पेसिफिकेशन एक बार ज़रूर चेक कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।